गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर का नाम सभाओं के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग्स। उसी कड़ी में आज टॉपिक है सभाएं बुलाने के अधिकारी या प्राधिकारी, ऑथोरिटीज़ फॉर कन्वेनिंग मीटिंग्स। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वेद सभा केवल उचित प्राधिकारी यानी प्रॉपर अथॉरिटी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा ही बुलाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकारों के सभा बुलाता है तो वे सूचना उचित एवं वैध नहीं मानी जाती है तथा सभाओं की कार्रवाई अवैध मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने जाना वेद सभा केवल उचित अधिकारी यानी प्रॉपर अथॉरिटी या व्यक्ति द्वारा ही बुलाई जा सकती है। अब यहाँ पे सभा बुलाने के जो अधिकारी है या प्राधिकारी यानी अथॉरिटीज़ कौन है, तो कंपनी की सभा निम्नलिखित अधिकारी द्वारा बुलाई जा सकती है। आपको कौन कौन से है, उसमें सबसे पहले है संचालक मंडल द्वारा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार कंपनी की सभा कौन कौन सी सभा, वार्षिक साधारण सभा, असामान्य साधारण सभा आदि को बुलाने का अधिकार संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। अतः संचालक मंडल इन सभाओं को बुलाने का समय यानी टाइम, स्थान, प्लेस, तिथि यानी डेट तथा उद्देश्य तय कर सकता है। संचालक मंडल सभा बुलाने का अधिकार किसी भी संचालक या कंपनी सचिव को दे सकता है। किसको दे सकता है? डायरेक्टर को या कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी को भी दे सकता है। लेकिन कोई भी संचालक या कंपनी सचिव बिना अधिकारों के वेद सभा नहीं बुला सकता। बिना अधिकारों के बुलाई गई सभा क्या होगी? अवैध हो जाएगी। यदि संचालक मंडल किसी संचालक या कंपनी सचिव द्वारा बुलाई गई सभा का उस सभा के होने से पूर्व पुष्टिकरण नहीं कर देता। अब यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि संचालक मंडल सभा बुलाने का निर्णय अपनी वेद सभा में ही कर सकता है। संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अवैध सभा में, कौन सी सभा में? अवैध सभा में साधारण सभा बुलाने का लिया गया निर्णय भी अवैध होता है तथा ऐसी बुलाई गई सभा भी अवैध ही होती है। अब यहाँ पे कंपनी की सभाएं जो अधिकारी द्वारा बुलाई जाती है उसमें फर्स्ट संचालक मंडल द्वारा हो गया। अब दूसरा है सदस्य की मांग पर संचालकों द्वारा, ओके, बाय डायरेक्टर्स ऑन द पोजीशन ऑफ मेंबर्स। कि इसके रिक्वेस्ट पर होगी संचालकों की मांग पर, सदस्यों की मांग पर संचालकों द्वारा, ठीक है, बाय डायरेक्टर्स ऑन द, किसकी रिक्वेस्ट होगी? ऑफ मेंबर्स। इसके अंदर कभी कभी कंपनी के सदस्य कंपनी की सभा बुलाने की संचालक मंडल से मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। जब निर्धारित संख्या में सदस्यों द्वारा सभा बुलाने का मांग पत्र विधिवत रूप से कंपनी में जमा करा दिया जाता है, तब संचालकों को उस मांग पत्र के प्राप्त होने की तिथि से, तब संचालकों को उस मांग पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 21 यानी 21 दिनों के भीतर सभा बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी सभा कंपनी को मांग पत्र पर प्राप्त होने के 45 दिन यानी
5 दिनों के भीतर आयोजित भी हो जानी चाहिए। यदि संचालक ऐसा करने में असफल होता है तो मांग करने वाले सदस्य मांग पत्र की तिथि से 3 माह के भीतर स्वयं को सभा बुलाने एवं आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि संचालक ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो मांग करने वाले सदस्य मांग पत्र की तिथि से 3 माह के भीतर स्वयं सभा बुलाने एवं आयोजित कर सकते हैं। अब थर्ड अधिकारी है अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। यदि संचालक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने में त्रुटि करता है यानी मिस्टेक करते हैं तो अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल उसको बुला सकता है। क्या है, यदि संचालक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने में कोई गलती करते हैं तो अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स उसको बुला सकता है अथवा बुलाने का निर्देश दे सकता है। निर्देश भी दिया जा सकता है या बुला भी जा सकता है। किसके द्वारा? अधिकरण द्वारा। कभी कभी संचालक मंडल के लिए वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त सदस्यों की कोई अन्य सभा बुलाना व्यवहारिक नहीं हो पाता, तब भी अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स निम्नलिखित दशाओं में सभा बुला सकता है। और वो कौन सी दशा है? पहला ये हो सकता है स्वयं विवेक या स्वयं की इच्छा से। दूसरा हो सकता है किसी संचालक या सदस्य द्वारा आवेदन करने पर। तो ये इस प्रकार सभा बुलाने के जो प्राधिकारी ऑथोरिटीज़ फॉर कन्वेनिंग मीटिंग्स है, उसके बारे में हमने जाना। अब यहाँ पे सभा की सूचना, नोटिस ऑफ मीटिंग, इसके अंतर्गत वैध सभा बुलाने हेतु सभा की वैध सूचना देना परामर्शक है। अब सभा की उचित सूचना के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है, जिसमें फर्स्ट है सूचना की विषय वस्तु यानी कंटेंट्स ऑफ नोटिस। प्रत्येक सभा की सूचना लिखित में यानी रिटन में होगी। अब इनमें क्या क्या होगी, क्या क्या बातें होगी? तो इसमें सबसे पहली बात होगी सभा का स्थान, पैलेस या वेन्यू। सूचना में सभा के स्थान का पूर्ण विवरण होगा, जिसमें उसके मार्ग का नक्शा यानी रूटीन मैप तथा उस स्थान को खोजने हेतु मुख्य पहचान चिन्ह यानी लैंडमार्क्स भी शामिल किए जाएंगे। फिर दूसरी बात होगी इसमें सभा की तिथि या दिनांक, डेट। फिर तीसरा होगा उसमें सभा का दिन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभा उस दिन हो सकेगी जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है मांगकर्ताओं द्वारा आयोजित सभा केवल कार्य दिवस यानी वर्किंग डे में ही हो सकती है। इसके अलावा सभा का समय ये भी ध्यान रखा जाता है। सभा व्यावसायिक कार्य के समय यानी प्रातः 9 बजे तथा सायकाल यानी शाम को 6 बजे के बीच ही बुलाई जा सकती है। इसके अलावा सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण भी होगा। सूचना में सभा की प्रकृति यानी नेचर को स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो ये बातें सूचना के विषय में कंटेंट्स ऑफ नोटिस के बारे में होना आवश्यक है। अब यहाँ पे कुछ कार्य है, वो कार्य जैसे सभा की सूचना में उस सभा में किए जाने वाले कार्य का उल्लेख भी किया जाता है। अब वो कार्य कौन कौन से, उन कार्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक साधारण कार्य ऑर्डिनरी, और दूसरा हो सकता है आपके विशेष कार्य स्पेशल। अब साधारण कार्य में कौन से आएंगे? साधारण कार्य में कंपनी के वित्तीय विवरणों में यानी इसके अलावा सामायिक वित्तीय विवरण आदि यदि कोई हो तो संचालक मंडल की रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना। इसके अलावा लाभांश की घोषणा करना,
तीसरा हो सकता है बारी से जो रिटायर होने वाले संचालक के स्थान पर संचालक नियुक्त करना। फिर फोर्थ जो कार्य होगा साधारण कार्य के अंतर्गत आएगा वो है अंकेक्षकों की नियुक्ति करना, अंकेक्षकों को नियुक्त करना तथा अथवा उसकी नियुक्ति का अनुसमर्थन यानी सर्टिफिकेशन करना तथा उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना। अब इसमें साधारण कार्य होने के बाद में विशिष्ट कार्य कौन कौन से हो सके, स्पेशल। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी के वार्षिक साधारण सभा की दशा में जो चार कार्य थे साधारण कार्य वाले, उनके अतिरिक्त कोई भी कार्य करना होगा तो विशेष कार्य में शामिल किया जाएगा। ओके, ये बात समझने वाली है। अब देखेंगे हम सूचना के हकदार व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं। पर्सन इंटाइटल्ड टू नोटिस, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कंपनी का प्रत्येक सदस्य, इसके अलावा कंपनी के मर्द सदस्य का नामांकित यानी नॉमिनी या वैधानिक प्रतिनिधि, इसके अलावा कंपनी का अंकेक्षक, कंपनी के अंकेक्षक आएंगे। फिर इसके अलावा कंपनी का प्रत्येक संचालक, फिर कंपनी के सचिवीय अंकेक्षक, और इसमें आ सकता है कंपनी के ऋण पत्रों का पन्यासी ट्रस्टी, इसके अलावा अनुपालना प्रमाण पत्र देने वाला व्यवसायरत यानी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, इसके अलावा वे स्कंद विनिमय केंद्र जहां कंपनी के अंश सूचीबद्ध है। अब थर्ड आएगा इसमें सूचना देने या सुपुर्द करने की विधि, मोड ऑफ सर्विस नोटिस। इसके अंतर्गत क्या होगा कि सूचना देने या सुपुर्द करने की विधि, किसी भी सदस्यों को सभा की सूचना निम्नलिखित विधि से दी जा सकती है। डाक से, ठीक है, डाक के अंदर क्या क्या आएगा, स्पीड पोस्ट या कोरियर। इसके अलावा सदस्य कार्यालय का पता पर हाथ से यानी सुपुर्द करना, किसी व्यक्ति को सुपुर्द करना। तीसरा हो सकता है इसमें निर्धारित किए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से, जैसे ईमेल को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार सूचना की विधि कोई भी अपना जा सकती है, मोड ऑफ सर्विस नोटिस। फिर लास्ट में इसमें देखा जाएगा कि सूचना की अवधि, वैध यानी पीरियड लेंथ या ऑफ नोटिस, वैध सभा के लिए सूचना पर्याप्त अवधि में पूर्व में दी जानी चाहिए। वैध सभा के लिए सूचना पर्याप्त अवधि में दी जानी चाहिए। पर्याप्त अवधि की सूचना के अभाव में क्या होगा, सभा अवैध हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। वैध सभा के लिए सूचना क्या होनी चाहिए, पर्याप्त अवधि में पूर्व में दी जानी चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त अवधि की सूचना के अभाव में सभा अवैध हो सकती है। कंपनी की कोई भी साधारण सभा कम से कम 21 दिन यानी 21 दिनों डेज की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है क्या है कि कंपनी की कोई भी साधारण सभा कम से कम 21 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जा सकती है। ऐसी सूचना लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्धारित की गई रीति से ही दी जा सकती है। अब यहाँ पे ये सभा की सूचना होने के बाद में सभा की कार्यसूची या कार्यवली एजेंडा ऑफ मीटिंग क्या हो सकती है। तो यहाँ पे इसका अर्थ जानना पड़ेगा पहले कि एजेंडा किसे कहते हैं। सभा की कार्यसूची या कार्यवली एजेंडा ऑफ मीटिंग, सभा की सूचना की विषय वस्तु का वर्णन करते समय यह उल्लेख किया जाता था कि सभा की सूचना में सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट द मीटिंग दिया जाना चाहिए। सभा के लिए किए जाने वाले कार्यों के ऐसे विवरण को ही सभा की कार्यसूची या कार्यवली कहते हैं। ओके, अब इसका
सिंपल अर्थ ये हो सकता है कि एजेंडा या कार्यसूची या कार्यवली का शाब्दिक अर्थ होता है किए जाने वाली कार्यों की सूची, यानी लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। ओके, क्या है? किए जाने वाली कार्य की सूची, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन है। ये लिखित कार्यक्रम है जो किसी निश्चित समय में पूरा किया जाता है। प्रत्येक सभा में किए जाने वाले कार्यों का क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करना एक प्रक्रिया है। अभी हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि कंपनी की सभा की कार्यवली कंपनी सचिव द्वारा तैयार की जाती है और सभा की सूचना में सम्मिलित की जाती है अथवा सभा की सूचना के साथ संलग्न की जाती है। अब इसमें कार्यवली यानी एजेंडे की सभा में किए जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं, साधारण कार्य और विशिष्ट कार्य। अब यहाँ पे देखा जाए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है सभा की कार्यवाहक संख्या एंड गणपूर्ति, कोरम ऑफ द मीटिंग्स। तो यहाँ पे कार्यवाहक संख्या या पूर्ति या कोरम सभा के सदस्यों की वे न्यूनतम संख्या है जो किसी सभा के वैधानिक रूप के संचालन के लिए उपस्थित होने आवश्यक है। ठीक है, क्या है? कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति सभा के सदस्यों की वे न्यूनतम संख्या है जो किसी सभा के वैधानिक रूप से संचालन के लिए उपस्थित होनी आवश्यक होती है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है, यदि वे न्यूनतम सदस्य संख्या के समय उपस्थित नहीं होती है तो सभा की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। यदि इस न्यूनतम सदस्य संख्या की उपस्थिति के बिना सभा का संचालन किया जाता है तो वह सभा अनियमित मानी जाती है तथा उसकी कार्रवाई अवैधानिक हो जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि सभा की कार्रवाई या संख्या या गणपूर्ति कोरम किसे कहते हैं। अब इसके कुछ प्रावधान हैं। तो प्रावधान में ये है कि पहला जो प्रावधान है वो है प्रोविज़न है गणपूर्ति हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या। तो इसमें कुछ अलग अलग दिए गए हैं इसमें संख्या। वो ये जैसे पहला दे रखा है इसमें किसी सार्वजनिक कंपनी की सभा में, इसी प्रकार निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो यहाँ पे पहला दे रखा है सार्वजनिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति तभी पूरी मानी जाती है, यानी कोरम तभी पूरा माना जाती है जबकि निम्नलिखित संख्या के सदस्य सभा में उपस्थित हो। अब उसमें भी अलग अलग है, जैसे यदि कंपनी की सदस्यों की संख्या कितनी है, 1000 से अधिक 1000 से अधिक नहीं है तो सभा में कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। इसी प्रकार कंपनी के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक किंतु 5000 से कम है तो सभा में कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। इसके अलावा यदि किसी कंपनी की सदस्यों की संख्या 5000 से अधिक है तो सभा में कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं निजी कंपनी की सभा में गणपूर्ति यानी कोरम तब पूरा मानी जाती है जब कंपनी के कम से कम 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। तो ये फिर दूसरा इसमें प्रोविज़न है सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति। इसके अंतर्गत यानी कि गणपूर्ति हेतु सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होना आवश्यक है। फिर थर्ड है इसमें गणपूर्ति के संबंध में मान्यता है। कंपनी की सभाओं के संबंध में ये एक सामान्य मान्यता है कि जब तक सदस्यों की गणना नहीं की जाएगी तब तक यही माना जाएगा कि सभा में गणपूर्ति थी, यानी कोरम थी। यानी क्या था, इसमें जो कार्यवाहक संख्या थी वो पूर्ण थी। तो यहाँ पे गणपूर्ति के संबंध में मान्यता ये है कि कंपनी की सभाओं के संबंध में ये एक सामान्य मान्यता है कि जब तक सदस्यों की गणना नहीं की जाएगी तब तक यही माना जाएगा कि सभा में
गणपूर्ति यानी कार्यवाही संख्या थी। ओके, जो इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।